नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ा भारत के लिए अलार्मिंग है, जिसे कहेंगे बहुत बड़ा सचेत करने वाला है श्रीलंका की घटना। बहुत ज्यादा सचेत करने वाला है हमारे यहाँ के मीडिया की दशा, और बहुत ज्यादा चिंता का विषय है हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। इन्हीं तीन विषयों पर जिस तरीके से ये सारी चीजें बदतर हो रही हैं, शिक्षा भी बदतर हो रही है, मीडिया भी बिल्कुल बदतर हो गया है, और अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है और वो श्रीलंका की दिशा में भाग रही है। इस बात को हम आपको लगातार बताते आए हैं। आज इन्हीं तीन विषयों पर चर्चा करते हैं, और चर्चा मैं शुरू करता हूं मीडिया से, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूं तो उसी से शुरू करता हूं। आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में जो है कल पूरे देश में उन्होंने वो किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे देश में उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भेजा और वहां की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया तालिब हुसैन शाह, यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो। आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। हमारे कवासी लखमा साहब, कल मैं इनके साथ एक कार्यक्रम में गया तो भीड़ थी इनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की। ये होता है, सामाजिक प्राणी है हम लोग सब। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगा। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ यह तालिब हुसैन शाह। यह भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी निकला। तो कोई यह कह दे कि साहब मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां किसी ने मेरे साथ फोटो खिंचवा दी, तो यह गलत होगा। बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन आरएसएस और दूसरे का किस तरीके से कनेक्शन है आतंकवादी पूरे गठजोड़ से, और इसको इन्होंने नाम दिया आतंकवादी भाजपाई भाई भाई। और इसमें आप ये समझिए कि उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की बिल्कुल बीभत्स तरीके से, आतंकी तरीके से हत्या की जाती है, और हत्या करने वाला रियाज अटारी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, आरएसएस की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सदस्य है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है, तालिब हुसैन, और वो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख था। आप समझिए, वो राज्य का प्रमुख था, और वो इस तरीके से, और वो अमरनाथ यात्रा में जो जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा में बम विस्फोट करने की पूरी सारी सामग्री लेके जा रहा था। ये तो भला कहिए कि ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, नहीं तो पुलिस भी उस तरफ नहीं देख रही थी। मतलब कितनी बड़ी साजिशें रची जाती हैं। और इसी तरीके से अमरावती में भी एक टेरर मर्डर हुआ केमिस्ट का, और जिस केमिस्ट का मर्डर हुआ, मर्डर करने के मामले में जो मास्टर माइंड पकड़ा गया है, जिसे एनआईए ने ही पकड़ा है, इरफान खान, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, और उसके इलेक्शन में उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे थे, उसने झंडे लेके घूम रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या था, और किस तरीके से वो जो अमरावती के समय सांसद है नवनीत राणा, उनके विधायक पति है, उन सब के साथ वो मिलकर के काम करता है। तो इन सारी बातों से समझ सकते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। चौथी घटना, जो टेररिस्ट ट्रांसपोर्टर पकड़ा गया है, जो असलहों की सप्लाई करता था और सारी चीजें करता था, वो भारतीय जनता पार्टी का है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश में पांचवा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो सक्सेना लड़का पकड़ा जाता है, उसके पास से तमाम सारी चीजें मिलती हैं, किस तरह से असलहों की सप्लाई के मामले में वो जुड़ा हुआ था, और वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था।
तो इन सब बातों से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टेरर कनेक्शन है। और इसके पहले यदि आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी सरकार में इस समय आर.के. सिंह कोयला मंत्री हैं, वो उस समय भारत के गृह सचिव होते थे और उनके समय में दो घटनाएं जो हुई उनमें उन्होंने नाम दिया था भगवा आतंकवाद, और वो था कि समझौता ट्रेन के ब्लास्ट में इनका हाथ था और उसके बाद में मालेगांव ब्लास्ट में इनका हाथ था। और अब मालेगांव ब्लास्ट की ही एक मुलजिम जो चार्जशीटेड है, कोर्ट में उन पर मुकदमा है, वो जो बेल पर है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर। और इसी तरीके से उसी में जुड़े कुछ और लोग हैं जो आर्मी में भी पहले रहे थे, और दूसरे वही जो अग्निवीर, वो अग्निवीर टाइप के लोग जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो सारी चीजें, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस के पदाधिकारी। तो ये पूरा कनेक्शन है, ये बेसिकली आतंकी कनेक्शन। खुद घटना कराओ, फिर उसके बाद में सिंपैथी लो और फिर चुनाव जीतो। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के समय में जितने एनालिसिस आ रहे थे, वो आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही, लेकिन अचानक क्या होता है, पुलवामा में एक ब्लास्ट होता है, हमारे जवान मारे जाते हैं, और उसके बाद में फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक होता है, और जिसमें सिर्फ एक कौवा मार के चला आता है हमारी टीम, और उसके बाद में ऐसे दिखाया जाता है, शो किया जाता है। आज तक भारत सरकार नहीं कह सकी कि वहां पे उसने किसको मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था, कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं, सिर्फ जनता को भ्रमित किया था। और किस तरीके से अभिनंदन को वहां पर गिराया जाता है, और किस तरीके से सारी चीज होती है। भारत के 2 लड़ाकू विमान वहां गिरा दिए जाते हैं, और उसके बाद में पाकिस्तान किस तरह से उन्हें छोड़ता है। तो ये जो मिला जुला खेल है आतंकवादियों और उन सबके साथ में, वही खेल हो रहा है, और उसी खेल की साजिशें रची जाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, और इसी को लेकर के कांग्रेस ने पूरे देश के हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय नेताओं ने की, लेकिन मीडिया के किसी अखबार में, किसी चैनल में उसको प्रमुखता क्या जगह ही नहीं मिली, दिखाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि सच दिखाएंगे तो ये बेनकाब हो जाएंगे, और इसीलिए सच न दिखाने का ही मीडिया को इनाम दिया जाता है। और मीडिया कैसे, मीडिया को 2 तरीके से, एक तरीके से उन्हें डराया जाता है और दूसरी तरफ पैसा दिया जाता है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय तक जो सबसे ज्यादा आखिरी आते आते जो बजट था प्रचार का, वो सिर्फ 800 करोड़ के करीब था, और नरेंद्र मोदी सरकार में ये आते आते 30,000 करोड़ तक पहुंच गया। सोचिए 30,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है एक तरफ ये, दूसरी तरफ दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी क्यों करती है? क्योंकि एक तरफ पक्ष और विपक्ष इसको दिखाना है, और इसके जरिए जताना है कि नहीं हमारे बाद में ये है, क्योंकि कांग्रेस ही इकलौती है जो उसे खत्म कर सकती है भाजपा को, इसलिए कांग्रेस को खत्म कराना है। जबकि 2019 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी 22 करोड़ वोट पाई थी, तो कांग्रेस पार्टी 12 करोड़ वोट पाई थी, और आम आदमी पार्टी सिर्फ 60 लाख वोट पाई, वो भी सबसे ज्यादा जब पाई। तो आप समझ सकते हैं, उसके अलावा कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कांग्रेस का ही 1/4 वोट भी पाता हो। तो आप इन सारी स्थितियों से समझ सकते हैं कि किस तरह मीडिया के जरिए क्या करा जाता है। तो मीडिया को डराया जाता है, कभी ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, दूसरे। आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को डराया जा रहा है और किया जा रहा है। वैसे तो वो पहले ही डरे हुए हैं, लोटे हुए हैं। किस तरीके से उनका पैसा जो है ब्लैक मनी को किस तरीके से सेल कंपनियों के थ्रू लाना, और ब्रिटिश वर्जन के आइलैंड में जो टैक्स हेवन है वहां से 900 करोड़ रुपए लाए गए, और किस तरह वित्तीय लेन देन हुआ, और किस तरीके से इसमें अदानी अंबानी के जरिए और किस तरीके से विनीत जैन ने सारे खेल करने की कोशिश की। इन सारे मामले में पूरी चीजें जांच चल रही, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा एक कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें सारी बातें सामने आई थी, किस तरह से देश के तमाम मीडिया घराने पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो अब 2 चीजें हो गई, भारतीय जनता पार्टी कहती है पैसा भी देंगे, और उन कारपोरेट कंपनियों को, जो उनकी मित्र कंपनियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कमवाती है, वो कंपनियों को कहा गया है कि आप उन्हीं को विज्ञापन देंगे जिनको हम कहेंगे। तो इस तरह से मनी पर भी हमारा कंट्रोल, और मनी
ब्लैक मनी रोकने वाला जो है उसके नाम पर आप पर वो, तो ब्लैक मनी खूब यूज कीजिए, बस हमारे साथ खड़े रहिए, और हमसे बाहर होंगे तो आप पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो यही एक सत्य है। तो इसलिए मीडिया डरा हुआ है और धमका हुआ है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो सच आपको बताए, दिखाए। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं सच आता ही नहीं, और वो वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है, सरकार के सिवाय वो कुछ नहीं दिखाते। तो यह एक सत्य है। इसके बाद में हम दूसरे विषय पर आते हैं कि किस तरीके से जो है झूठ, नफरत और सारी चीजें फैला करके आपसे छिपाया जाता है कि देश की आर्थिक दशा क्या है। और आर्थिक दशा पर हम यदि जिक्र करते हैं तो आप एक चीज जान लीजिए, आर्थिक दशा इतनी बदहाल हो चुकी है कि आप इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। और स्थिति यह है कि भारत के ऊपर जो भारत का जो लेन देन का जो व्यापार घाटा है, वो जो पिछले साल मई अप्रैल में जो वित्तीय सेशन का था, उस समय 20 अरब जो है डॉलर का था, वो अब बढ़ करके करीब करीब 26 अरब डॉलर का हो गया। तो आप समझिए कि इस तरह से वो घट रहा, जो हमारा बुरा हो रहा है। और यही स्थिति रही तो ये आने वाले इस साल के अंत तक 40 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएगा। तो ये एक घाटा है। दूसरा, भारत का कर्ज जो 2014 में 53 लाख करोड़ था, वो अब 131 लाख करोड़ हो गया है। और इस वित्तीय सत्र के खत्म होते होते ये तकरीबन आप मान के चलिए 180 लाख करोड़ का हो जाएगा। और अभी सिर्फ देखिए 1947 से 2014 तक 53 लाख करोड़ था, वो कर्ज अब सिर्फ नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में 78 लाख करोड़ और बढ़ गया और 131 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा। तो ये स्थितियां, और ये सारी स्थितियां हो, भारत का जो घाटा जिस तरीके से बढ़ा है, भारत की जीडीपी का 62% घाटा सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मिलाकर के भारत के ऊपर 95% जो है वो है। ये अलार्मिंग पोजीशन है। श्रीलंका में लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकार बनाई थी राजपक्षे की, क्योंकि और सिंघलीवाद के नाम पर बनाई थी। जैसे हमारे यहां हिंदूवाद और राष्ट्रवाद का एक पूरा सामंजस्य चल रहा है, बिल्कुल सेम वहां हुआ था। पूरी सत्ता दी, पूरा अधिकार दिया, सब कुछ उन्होंने किया, और नतीजा क्या हुआ कि वो आज बर्बादी में चले गए, गर्त में चले गए इस चक्कर में। क्योंकि इस अराजकता में आपने अल्पसंख्यकों और दूसरों को, तमिलों को, सबको मारना शुरू कर दिया, और नतीजा यह हुआ कि सब बर्बादी में चला गया। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, सब कुछ हो गया। तो राज्य और जो उनके मुद्रा की है कीमत, वो लगातार गिरती चली गई, और अंततः वो बर्बाद हो गए। हमारे यहां भी इसी तरीके की पोजीशन है। 80 रुपए का $1 होने जा रहा है। तो ये स्थिति है, 79 पॉइंट समथिंग का है। और ये आगे आकर के 90 रुपए या 100 रुपए हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये दशा है। ये सचेत कर रहा है कि अभी भी सुधर जाइए, कुछ कर लीजिए। जो राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद जिसे कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद यदि आपको जानना है तो पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए और आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। और यह छद्म राष्ट्रवाद जो है, जो सत्ता के लिए होता है, वही श्रीलंका में हुआ था, वही यहां हो रहा है। तो यह स्थिति है। और इस स्थिति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वो रहे हैं आर्थिक सलाहकार, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही, कौशिक बसु ने। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उस स्थितियों में नहीं लगता है कि भारत की ये हालत होगी। और उन्होंने जो बताया उसको आप समझ लिए। उन्होंने कहा कि 109 देश ऐसे हैं जो धर्म और राष्ट्र के नाम की राजनीति करते हैं, और उस चक्कर में वो बर्बाद हो चुके हैं दुनिया में। कहीं 110वां देश भारत ना बन जाए, इसको लेके मैं चिंतित हूं। उन्होंने अपनी पूरी सलाह दी थी नरेंद्र मोदी को, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। वो तो श्रीलंका स्टाइल में चल रहे हैं, सिंघली राष्ट्र बनाना है, जैसे यहां हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये आपको बर्बादी में ले जाएगा। एक तरफ आतंकवाद लाता है, एक तरफ ये लाता है, एक तरफ बर्बादी लाता है। यही वजह है कि देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, देश महंगाई से त्रस्त है, देश तमाम अन्य अव्यवस्थाओं से त्रस्त है। तो आप समझिए,
ये हालात रहे तो कल के दिन पैसे के लिए आपकी बेटियां वैश्या बनेगी, आपके बच्चे कहीं पर क्राइम करते नजर आएंगे, गंदे से गंदे काम करते नजर आएंगे, और क्या होगा, और समाज में अराजकता, जो भी स्थिति पैदा होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने चयन किया है। तीसरी और एक चीज पे मैं जिक्र करूंगा, नरेंद्र मोदी जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में थे, और वाराणसी में उन्होंने जो एक चीज कही, उन्होंने कहा देश को डिग्रीधारी नहीं चाहिए, आगे ले जाने वाले वो युवा चाहिए जो सिर्फ स्किल वाले हो। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको इनको काबिल नहीं चाहिए, क्योंकि काबिल होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, समाजशास्त्री होंगे, इतिहासकार होंगे, सब होंगे, तो वो साइंटिस्ट होंगे, तो वो आपका झूठ का सच और सच का जो अभी सारी चीजों का पर्दाफाश कर देंगे। इसीलिए इन्हें बुद्धिजीवियों से डर लगता है, इसीलिए इन्हें ये पढ़ाई नहीं चाहिए, इन्हें तो फिटर चाहिए है, वो चाहिए है, जो है मिस्त्री चाहिए है, इनको जो है सामान उठाने वाला चाहिए, कुली चाहिए, इस तरह की चीजें आप करिए। आप प्लम्बर बन जाइए, आप दूसरी चीज बन जाइए, आप चेयर बनाइए, आप मेज बनाइए, कुर्सी बनाइए, कारपेंटर बन जाइए, यही सब ट्रेनिंग लीजिए और यही करिए। तो नहीं चाहते हैं कि आप काबिल बने, इसीलिए इन्होंने जो शिक्षा नीति लेकर के आए, नई शिक्षा नीति देश का बेड़ा गर्क करने वाली है, बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर देगी, वो ज्ञान को खत्म कर देगी, वो सिर्फ आपको मशीन बनाएगी। और यही तो वो चाहते हैं। आपको जो शिक्षा व्यवस्था दी थी नेहरू ने, उसके बूते आज आप दुनिया में विश्वगुरु बनने की स्थिति में खड़े हैं। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था से जो आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वो बर्बादी की तरफ जाएंगे, और उसी दिशा में आपको ढकेलने की कोशिश हो रही है। क्योंकि यदि आप विद्वान होंगे, सब कुछ जानकार होंगे, तो आप सवाल खड़े करेंगे, और सवाल इन्हें पसंद नहीं, क्योंकि तानाशाह कभी सवाल पसंद नहीं करता, आलोचक पसंद नहीं करता है। ये पंडित नेहरू नहीं है कि पंडित नेहरू के लिए कार्टूनिस्ट शंकर ने उनका कार्टून बनाया कि वो गधे की तरह से, और पंडित नेहरू से फोन करते हैं क्या इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे, और फिर कहते हैं कि नहीं मिस्टर शंकर, आप मुझे छोड़िएगा मत, जरूर मेरे लिए लिखिएगा, करिएगा, बनाइएगा। तो आप समझिए वो एक होता था, क्योंकि वो इतने काबिल थे, काबिल बनाने पर विश्वास रखते थे, बनाने विश्वास रखते थे। आज की सरकार सब बेचने पे विश्वास करती है, बर्बादी पे करती है, कर्ज में ढकेलने का काम करती है। 90% देश कर्जदार हो चुका है, और जब ऐसी स्थिति में हो तो आप समझ सकते हैं, सैलरी देने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है, दूसरे और चीजें करने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है, सारे प्रोजेक्ट हमारे देश में कर्ज से चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार सिर्फ अदानी, अंबानी और जैसे कुछ कारपोरेट समूहों को बनाने पे विश्वास रखती है। इसीलिए देखिए, जब 4G आया था तो 4G का जो है लाइसेंस उसको नहीं दिया था, क्या कहते हैं, BSNL को, और अब जब 5G ला रहे हैं तो BSNL को उस दौर में नहीं रख रहे हैं, लेकिन अदानी को शामिल करा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या खेल है। इस खेल को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो बर्बादी तो तय है, और श्रीलंका होते देर नहीं लगेगी। तो अभी भी वक्त है, सच को पहचानिए, जानिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सोचिए। यदि आप अभी सोच सके तो ठीक है, नहीं तो सब तो बर्बाद होना तय है। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।